हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड अध्ययन सीरीज चल रही है। उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड हिस्ट्री में इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। चंद्रवंश हमारा चल रहा था। चंद्रवंश में हमने वीणाचंद तक पढ़ लिया था। तो उससे आगे हम आज इस भाग में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीणाचंद के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वीणाचंद कौन थे? इसकी कोई संतान नहीं है। यह भोग विलास में ही रहता था और सारी बातों से निश्चित होकर अपना जीवन आनंदमय रूप से व्यतीत करता था। इसे विलासी राजा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, इसके समय खस जाति का आक्रमण हो जाता है और उस समय खसों का राजा विजड़ था, क्योंकि वीणाचंद भोग विलास में ही तृप्त रहता था। इस कारण वह खसों के सामने कमजोर पड़ जाता है और खस जाति इसकी हत्या करवा देती है। इस प्रकार चंद वंश की समाप्ति हो जाती है और खस जाति लगभग 200 वर्षों तक शासन करती है और खसों का इस कालक्रम में आधिपत्य रहता है। नेक्स्ट है वीरचंद। बहुत सारे खस राजा इन 200 वर्षों तक शासन करते हैं। तराई क्षेत्रों से लेकर नेपाल क्षेत्र तक ये अपना अधिकार कर लेते हैं, परंतु जनता इनसे बहुत परेशान रहती थी। खसों से परेशान जनता बाद में आपस में मिलती है और यह निर्णय लेती है कि वे अपना नया राजा बनाएंगे और वह चंद वंश से ही संबंधित होना चाहिए। जनता अपने में से सोनखड़ायन नामक व्यक्ति को अपना मुखिया चुनती है। फिर सोनखड़ायन नए राजा की खोज में नेपाल क्षेत्र की तरफ जाता है। वहां उसे वीरचंद मिलते हैं, जो चंद वंश के 5वें शासक संसार चंद का रिश्तेदार है, और फिर जनता उसे राजा बनाने के लिए आमंत्रित करती है। वीरचंद जनता का निमंत्रण स्वीकार करता है और खसों को समाप्त करने के लिए आ जाता है। उसके बाद उस समय खसों का राजा सौपल था। वीरचंद ने खसों के राजा को मार गिराया और उन्हें पराजित कर दिया। खसों का आधिपत्य खत्म करके वीरचंद ने पुनः चंदवंश की स्थापना कर दी। वीरचंद को खस जाति के अंत का श्रेय भी माना जाता है। तो वीरचंद को खस जाति के अंत का श्रेय भी माना जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं रूपचंद। इस शासक ने सैनिक शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की। तो रूपचंद ने क्या किया? सैनिक शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की है। रूपचंद के बाद लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, करमचंद, बल्लाल चंद, नमीचंद, नरचंद, नानकीचंद, रामचंद, भीष्मचंद, मेघचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं, परंतु इतिहास में इनसे कोई खास घटना या बिंदु नहीं जुड़ा हुआ है। अब आते हैं थोहरचंद। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि कुछ इतिहासकार जैसे हर्षदत्त जोशी व श्री फ्रेजर ने थोहरचंद को इस वंश का संस्थापक बताया है। यह चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा था जिसने किसी को भी कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, यह चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा था जिसने किसी को भी कर देना बंद कर दिया था। ये कर नहीं देता था किसी को। जब इसकी मृत्यु हुई तब नेक्स्ट है थोहरचंद के बाद कल्याणचंद, त्रिलोकचंद, डमरूचंद, धर्मचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं, परंतु इतिहास में इनमें से कोई घटना खास बिंदु नहीं है। अभयचंद इस वंश का पहला शासक था, जिसके बारे में इसके खुद के अभिलेख से पता चलता है। इसके 2 प्रमुख लेख थे और वे कुछ इस प्रकार हैं। मालेश्वर जैन अभिलेख। यह अभिलेख इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बनवाया था। दूसरा, चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख। चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख ये चमोली में है। नेक्स्ट है, जब इसकी मृत्यु हुई तब ज्ञानचंद
द्वारा इसके श्राद्ध में एक ताम्र पत्र के जरिए भूमिदान करने की घोषणा की गई थी। किसकी? अभयचंद की। अब बात करते हैं ज्ञानचंद। इनको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। यह शासक चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके साथ साथ उस समय शासन कर रहे दिल्ली सल्तनत के वंश से भी इसके संबंध थे और यह चंद वंश का पहला शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। तो सबसे पहले दिल्ली दरबार में जाने वाले पहले शासक उनको माना जाता है। उस समय दिल्ली पर राज कर रहे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ चंद नामक उपाधि प्रदान की थी। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था और यह विष्णु का उपासक था। सेरा खरकोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज बताया गया है और नीलू कठैत नामक इसका एक सेनापति था जो बहुत ही वीर था। इसी सेनापति नीलू कठैत के साथ मिलकर इसने अपना भावर और तराई क्षेत्र जो संभल उत्तर प्रदेश के नवाबों द्वारा जीत लिया गया था वह इसने वापस जीता था। गोवासा ताम्रपत्र का संबंध भी ज्ञानचंद से ही है। ज्ञानचंद के बाद हरिहर चंद, उद्यान चंद, आत्मचंद सेकंड, हरिचंद सेकंड, विक्रमचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं, परंतु इतिहास में इनसे कोई खास घटना या बिंदु नहीं जुड़ा है। अब बात करते हैं भारती चंद की। भारती चंद इसने डोडी के राजाओं के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। हमने आपको डोडी के राजाओं के बारे में पहले बताया था कि वे नेपाल क्षेत्र में शासन करते थे। भारती चंद के समय डोडी का राजा जयमल था। इसने 12 वर्षों तक डोडी का घेराव डाला और 12 वर्षों तक उनसे युद्ध करता रहा और इसने अपने पुत्र रत्न चंद की मदद से सोरा, सीरा, थल क्षेत्र जीत लिए थे और इन पर अपना अधिकार कर लिया था। ये क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत आते थे। इसी डोडी अभियान के दौरान नायक जाति की उत्पत्ति भी होती है। नेक्स्ट, भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर की जानकारी खेती खान ताम्रपत्र के द्वारा प्राप्त होती है। सीरा क्षेत्र जो इसने जीता था वहां इसने कुछ सामंत, डुंगरा और बसेड़ा नियुक्त किए थे। कुमाऊं के इतिहास में भारती चंद के पवाड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं रत्नचंद की। रत्नचंद इसने अपने पिता भारती चंद की डोडी के राजाओं के साथ युद्ध में मदद की थी। रत्नचंद के बारे में जानकारी उड़ेती के ताम्रपत्रों से मिलती है। रत्नचंद के बाद कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद द्वितीय, पूर्णचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं, परंतु इतिहास में इनसे कोई खास घटना या बिंदु नहीं जुड़ा है। भीष्मचंद इनसे चंदवंश की राजधानी चंपावत से बदलकर आलमनगर कर दी थी। भीष्मचंद ने क्या किया था? राजधानी चंपावत से बदलकर आलमनगर कर दी थी, परंतु यह कार्य बालू कल्याण चंद के समय में पूर्ण हुआ। इसने आलमगढ़ में पूर्व में खगमरा किले का निर्माण करवाया था क्योंकि इसने राजधानी को बदल दिया था, इसलिए चंपावत में शासन करने वाला यह अंतिम शासक था। भीष्मचंद के बाद बालू कल्याणचंद राजा बनता है। इसे भीष्मचंद ने गोद लिया था। अब बात करते हैं बालू कल्याणचंद की। इसके काल में 1560 में राजधानी स्थानांतरण का कार्य पूरा हुआ था और इसने आलमनगर का नाम बदलकर अल्मोड़ा कर दिया था। किसने किया था? ये बालू कल्याणचंद ने। इसको भीष्मचंद का गोद लेवा पुत्र माना जाता है। कालापानी गढ़ के अभिलेख जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुए हैं उसमें बताया गया है कि इसको महाराजाधिराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि दी गई थी। इसने लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था और यह निर्माण इसने 1563 में अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर करवाया था।
जब भारत में अंग्रेजों का दौर आ गया था और जब 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया था, तब उन्होंने इस लाल मंडी किले में झंडा फहराया था और इस किले को फोर्ट मोइरा नाम दिया था। ठीक है, इस किले को फोर्ट मोइरा नाम दिया गया था। उसके बाद आता है रुद्रचंद। यह शासक उस समय भारत पर शासन कर रहे मुगल शासक के समकालीन था। मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की रचना आयन अकबरी में कुमाऊं क्षेत्र को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। अकबर ने भारत के बहुत से राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। उसी क्रम में 1587 में रुद्रचंद ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल से भी इसके अच्छे संबंध थे। रुद्रचंद ने डोडी के राजा हरिमल को पराजित कर के सीरा क्षेत्र को अपने राज्य से मिला दिया था। इसने चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। इसके समय भूमि के मालिक थातवान हुआ करते थे। इसके साथ इसने रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी। इसे मल्ला महल का निर्माण भी करवाया था। रुद्रचंद ने एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसका नाम त्रैमाणिक धर्म निर्णय था, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था। रुद्रचंद के सेनापति का नाम पुरुषोत्तम पंत था। यह गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के साथ युद्ध करता है, जिसे ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सेनापति पुरुषोत्तम पंत की राजपूतों द्वारा हत्या कर दी गई। अब आते हैं लक्ष्मीचंद। मूनाकोट ताम्रपत्र में इसको लक्ष्मण भी कहा गया है। लक्ष्मीचंद को मुगलों से डरने के कारण लखुली बिराली उपनाम भी दिया जाता है। तो लक्ष्मीचंद को मुगलों से डरने के कारण लखुली बिराली भी नाम दिया जाता है। इसके सेनापति का नाम गैंडा सिंह था और लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार वह असफल रहा। अंत में 8वीं बार यह सफल हुआ और 8वें आक्रमण में इसने गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को मार गिराया। इतनी बार असफल हो जाने के बाद में सफल होने की खुशी में इसने अपनी विजय के प्रतीक में खतड़ुआ त्योहार मनाया था, जो खतर सिंह को पराजित करने की खुशी में था। वर्तमान समय में कुमाऊं क्षेत्र में खतड़ुआ त्योहार को पशुओं के त्योहार के रूप में माना जाता है। लक्ष्मीचंद ने न्याय व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए 2 कचहरियों का निर्माण करवाया। पहली कचहरी का नाम न्योवाली तथा दूसरी कचहरी का नाम बिष्टावली था। न्योवाली कचहरी का कार्य जनता को न्याय दिलाने के लिए था तथा बिष्टावली कचहरी पूर्ण रूप से सैन्य मामलों को संभालती थी। 1602 में लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इसके साथ अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जूलिया और सिरती नामक करों की भी शुरुआत की थी। जूलिया और सिरती करों की शुरुआत किसने की थी? लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद का एक बड़ा भाई था जिसका नाम शक्ति गोसाई था और वह जन्म से अंधा था। इस कारण से शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते थे। शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते थे। अब आते हैं दिलीप सिंह। लक्ष्मीचंद का उत्तराधिकारी दिलीप चंद बनता है और अगला राजा बनता है। इसकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हो जाती है। अब आते हैं विजय चंद। इसके साथ बहुत अन्याय होता है। तिरमल चंद ने सुखराम कार्की की मदद से विजय चंद को मरवा दिया था। इसकी मृत्यु के बाद मेहरा और फरत्यालों में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। मेहरा और फरत्यालों के बारे में हमने आपको ऊपर बताया था। इस संघर्ष में मेहरा जीत जाते हैं। तिरमल चंद विजय चंद को मरवाने के बाद तिरमल चंद राजा बनकर आता है। इसके सेनापति का नाम गद्यूड़ा था। अब आते हैं बाज बहादुर चंद। यह चंद्रवंश के प्रतापी व शक्तिशाली राजाओं में से एक था। यह मुगल शासक के समकालीन और शाहजहां ने
इसे जमींदार और बहादुर की उपाधि दी। शाहजहां ने इसे फरमान में 84 माल प्रगना दी थी, जिससे चंदों को 9 लाख प्रति वर्ष की आय होती थी। तिलू रौतेली बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। तिलू रौतेली एक वीर गढ़वाली राजपूत वीरांगना थी, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु तक 7 युद्ध लड़े थे। उन्हें गढ़वाल के इतिहास में गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और गढ़वाल की झांसी की रानी कहकर संबोधित किया जाता है। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और उस समय गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह थे और देहरादून पर अपना अधिकार कर लिया था। इसने तिब्बत को भी पराजित किया था और अपने साम्राज्य टॉन्स नदी से लेकर करनाली नदी तक कर लिया था। बाज बहादुर चंद ने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान की थी और इसके समय टोडी का राजा देवपाल था। बाज बहादुर चंद ने भोटिया और हुणियों लोगों पर भी सिरती नामक कर लगाया था। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में इसने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था, जो एलोरा की कैलाश गुफाओं के समान था। इसने घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण भी करवाया था और इसके साथ इसने भीमताल में भीमेश्वर महादेव का भी निर्माण करवाया था, भीमेश्वर महादेव मंदिर का। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर उधम सिंह नगर का भी निर्माण करवाया था, जो तराई क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब है उद्योग चंद। उद्योग चंद, इसके सेनापति का नाम शिरोमणि जोशी था। इसके समय डोडी का राजा देवपाल था। इसने गढ़वाल और डोडी के राजाओं को एक साथ परास्त किया था। खैरागढ़ में डोडी के राजाओं और उद्योग चंद में संधि हुई थी और इसी संधि में डोडी के राजाओं को चंदों को कर देने का फैसला हुआ था। गढ़वाल और डोडी के राजाओं के ऊपर अपनी विजय के प्रतीक में इसने अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, उद्योग चंदेश्वर, पर्वतेश्वर का निर्माण करवाया था। तल्ला महल में रंग महल का निर्माण करवाया था। इसने तराई क्षेत्रों में आमों के बगीचे लगवाए थे। इसके बाद ज्ञानचंद शासक बनता है। इससे जुड़ी कोई मुख्य घटना इतिहास में नहीं है। उसके बाद जगत चंद, इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में गढ़वाली राजा प्रदीप शाह ने इसको वापस जीत लिया था। उसके बाद आते हैं देवीचंद। इसने मुरादाबाद को लूटा था और मुगल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी किया था। देवीचंद ने अफगान के दाऊद खां को कुमाऊं का जनरल बनाया था। देवीचंद के बाद अजीत चंद शासक बनता है। इससे जुड़ी कोई मुख्य घटना इतिहास में नहीं है। उसके बाद कल्याण चंद चतुर्थ, इसने रोहिला जाति को पराजित किया था। उसके बाद है इनके काल में प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। उसके बाद दीपचंद आते हैं। इसने गढ़वाल का राजा प्रदीप शाह को हराया था। उसके बाद 1760 में उद्योग चंद द्वारा निर्माण करवाए गए पर्वतेश्वर मंदिर का नाम बदलकर दीपचंदेश्वर मंदिर रखा गया था। ब्रिटिश शासक के दौरान जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा नंदा देवी मूर्ति को उद्योग चंद द्वारा निर्माण करवाए गए उद्योग चंदेश्वर मंदिर में स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद से इस मंदिर को नंदा देवी मंदिर कहा जाने लगा। इसके दीवान का नाम हर्षदेव जोशी था। अब आते हैं मोहनचंद। तो मोहनचंद ने क्या किया? इसने हर्षदेव जोशी को कारागार में बंद करवा दिया था। इसके समय गढ़वाल के राजा ललित शाह ने कुमाऊं अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया था और मोहनचंद को पराजित कर दिया था। इसके साथ साथ गढ़वाल के राजा ललित शाह ने हर्षदेव जोशी, जिसको मोहनचंद द्वारा कारागार में डाल दिया गया था, उसे भी कारागार से निकाल दिया। उसके बाद आते हैं प्रद्युम्न चंद। मोहनचंद को पराजित करने के बाद गढ़वाल के राजा ललित शाह का पुत्र प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक बन जाता है।
इसे प्रद्युम्न चंद भी कहा जाता है। मोहनचंद, बाद में मोहनचंद दोबारा कुमाऊं को जीत लेता है और प्रद्युम्न शाह को भगा देता है। मोहनचंद के बाद शिवचंद राजा बनता है। इससे जुड़ी कोई मुख्य घटना इतिहास में नहीं है। उसके बाद आते हैं महेंद्र चंद। इनके समय 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं और गोरखाओं ने महेंद्र चंद को अल्मोड़ा के हवाला बाग में पराजित किया था। इसके कारण यह चंद वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा और हर्षदेव जोशी को चाणक्य की संज्ञा भी दी। इस तरह से कुमाऊं में चंद वंश का शासन समाप्त हुआ और 1790 से गोरखाओं ने यहां अपना शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने चंद वंश का जो शासन था पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज चंद वंश का शासन समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम गढ़वाल के शासन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट जो इसका भाग होगा, जो अगला जो भाग होगा, उसमें हम परमार वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए जिन्होंने एग्जाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने इनकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सही से स्टडी कीजिए, सही से पढ़िए इनको। आप अगर एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इससे पहले के जो भाग हैं वो भी आप जरूर देखें ताकि आपको शुरू से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो जिस पे हमें वीडियो बनाना होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।